हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे सेमेस्टर सेकंड के अंदर या किसी भी सेमेस्टर में हैं, अगर उनके पास सब्जेक्ट है जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि पहले सेमेस्टर 4 में हुआ करता था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसे सेमेस्टर सेकंड में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो उस सब्जेक्ट का जो एक टॉपिक है अमालगमेशन ऑफ कंपनी, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी फुल फ्लेज क्वेश्चन, एक अच्छे मार्क का लगभग 15 से 20 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर आ जाता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज मैं आपके साथ इसको डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें मैंने पूरे नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है। सारा इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रोसीजर बता दूंगा कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। बाकी आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाना बहुत ज़्यादा एक तरीके से कठिन हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो आपको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसको आपके नोट्स के थ्रू एक जो आपका थ्योरेटिकल बेस है वो पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जो भी जिनके भी पास ये सब्जेक्ट है और वो एमलगमेशन करना चाहते हैं। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। अगर आपको ये जो नोट्स की पीडीएफ है ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको नोट्स अपलोड मिल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो चलिए अब देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। अमालगमेशन का मतलब होता क्या है? तो मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू अ सिंगल एंटिटी। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना लें या तो उसे कहा जाता है आपका अमालगमेशन। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास तीन टर्म्स निकल के आती हैं। एक होती है अमालगमेशन, एक होती है एब्जॉर्प्शन, एक होती है एक्विजिशन। जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है वो इन तीनों टर्म में डाउट होता है, वो सोचते हैं ये तीनों टर्म एक जैसी हैं, क्योंकि अभी तक 12th तक आप लोगों ने यही पढ़ा है कि इन तीनों का मतलब एक ही होता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर ले तो उसे ये तीनों में से किसी भी नाम पर बुलाया जा सकता है, ये समझाया जाता है आपको। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनमें कुछ की डिफरेंस होता है। देखिए क्या होता है, अमालगमेशन में दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक कंपनी फॉर्म करती है, जैसे कि ये हो गया। वहीं एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है 100%, मतलब जितनी भी उसकी सारी चीजें थी वो अब जो कंपनी टेक ओवर कर रही है उसके पास चली जाती है, तो उसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। वहीं एक्विजिशन में क्या होता है, जो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी का पूरा 100% ट्रांसफर नहीं करती, कितना भी परसेंट ले सकती है वो, लेकिन पूरा टेक ओवर नहीं करती है, तो उसे कहा जाता है आपका एक्विजिशन। ठीक है, ये आपकी तीनों टर्म का मतलब हो गया, जिससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है। अब इनमें जो एक कंपनी होती है जो जिसका टेक ओवर करा जा रहा है, मतलब जिसको एक तरीके से खरीद लिया जा रहा है, और दूसरी होती है जो टेक ओवर कर रही है, मतलब जो खरीद रही है। तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर। ट्रांसफरी वो कंपनी होती है जो कंपनी टेक ओवर कर रही है, मतलब जो कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है या खरीद रही है एक तरीके से वो। वहीं ट्रांसफरर कौन होता है? जिस कंपनी का टेक ओवर हो रहा है, मतलब जो कंपनी बिक रही है या जिसे खरीदा जा रहा है, तो उसे कहा जाता है आपका ट्रांसफरर। ये टर्म आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, काफी जगह यूज होती हैं इस चैप्टर में। अब जब कंपनी कोई किसी को खरीदती है तो उसके लिए वो कुछ पे करती है अमाउंट, उसे कहा जाता है आपका परचेज कंसीडरेशन, की किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी ने खरीदने के लिए कितना पैसा या क्या चीज पे करी, तो उसे कहा जाता है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन में जरूरी नहीं है कैश हो, कुछ भी चीज हो सकती है। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपका परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, तो एज पर पैरा 3G ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जो अमालगमेशन के साथ डील करता है वो आपको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, जो कि आपको इस चैप्टर के साथ में करना पड़ेगा, तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 का जो पैरा 3 है उसका जो सब पार्ट है G, उसमें परचेज कंसीडरेशन मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड, कैश पेड और वैल्यू ऑफ एसेट गिवन बाय ट्रांसफरी कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। क्या बोला गया है? वो सभी एग्रीगेट वैल्यू उन सभी चीजों की, किस किस की? अगर ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर्स दिए हैं या कोई और सिक्योरिटी दी है या कैश पे करा है या कोई एसेट दिया है, लेकिन किसे दिए होने चाहिए? सिर्फ शेयर होल्डर को, जो कंपनी को खरीदा जा रहा है उसके शेयर होल्डर को अगर दिए हैं तो उसे कहा जाएगा आपका परचेज कंसीडरेशन में वो चीज इंक्लूड होगी। अगर शेयर होल्डर के अलावा डिवेंचर वगैरह को कोई भी चीज दी है डिवेंचर होल्डर को या किसी क्रेडिटर को, तो वो परचेज कंसीडरेशन में आपकी इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ जो वैल्यू शेयर होल्डर को दी है परचेज कंसीडरेशन में आएगी, डिवेंचर होल्डर वाली इंक्लूड नहीं होगी। क्लियरली मैंने मेंशन कर रखा है।
अब इस चैप्टर में आपके पास 4 मेथड होंगे कि परचेज कंसीडरेशन को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब कितनी वैल्यू दी जा रही है या कितनी वैल्यू पर खरीदा जा रहा है किसी कंपनी को। तो पहला मेथड होता है लंप सम फिक्स्ड पेमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस टेक ओवर, नो इंडिविजुअल वैल्यूएशन। लंप सम या फिक्स्ड पेमेंट मेथड में क्या किया जाता है, पूरा जो बिजनेस है उसकी एक वैल्यू निकाल ली जाती है जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई होती है, अलग अलग हर चीज की वैल्यू नहीं निकाली जाती है। नेक्स्ट है नेट पेमेंट मेथड। इसमें इंडिविजुअल पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो ये नेट पेमेंट मेथड है इसमें क्या किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को अलग पेमेंट की जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अलग पेमेंट की जाती है, ये दोनों मिला के आपकी परचेज कंसीडरेशन बना देते हैं। थर्ड है नेट एसेट्स मेथड। तो इसमें परचेज कंसीडरेशन बाय नेट वर्थ ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो ट्रांसफरर कंपनी है मतलब जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है उसकी नेटवर्थ को देखा जाता है, उसके बेसिस पर जब परचेज कंसीडरेशन का वैल्यूएशन किया जाता है तो उसे कहा जाता है नेट एसेट्स मेथड। अब परचेज कंसीडरेशन कैसे निकलती है, टोटल एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, उसमें लाइबिलिटीज में आप शेयर कैपिटल नहीं लेंगे, रिजर्व्स को नहीं लेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे कहा जाता है नाटो। नाटो का मतलब होता है नेट एसेट्स टेकन ओवर। तो अगर नेट एसेट्स टेकन ओवर मतलब अगर जो आपकी परचेज कंसीडरेशन आई है वो कम है और आपने जो नेट एसेट्स का टेक ओवर करा है वो ज़्यादा है, तो वो जो डिफरेंस बचता है वो जाता है आपका गुडविल हो जाती है। फोर्थ मेथड आता है इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होती है, उसके बेसिस पर परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट की जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, जितने भी एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर। उसके अलावा उसमें से हमें रिड्यूस करना होता है जितना हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, और उसे डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। एक नोट दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ओनली डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन इन बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है आपका, वो सिर्फ डील करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी बुक में, ट्रांसफरर की कंपनी की बुक में, मतलब जो कंपनी खरीद रही है सिर्फ उसकी बुक में डील करता है, दूसरे की बुक में डील नहीं करता है। अमालगमेशन हमारा होता दो टाइप का है, एक होता है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, एक होता है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होता है, इसके क्या कब हमें पता लगेगा कि अमालगमेशन ऑफ नेचर ऑफ मर्जर का है ये, तो अगर इफ ऑल द कंडीशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 सेटिस्फाइड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आपको 5 कंडीशंस बता रखी हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो अगर अमालगमेशन होता है तो उसे हम कहेंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। वहीं अगर पांचों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसे फिर कहा जाएगा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अमालगमेशन ऑफ नेचर ऑफ मर्जर में जो अकाउंटिंग करने का मेथड होता है उसे कहा जाता है पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। वहीं मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में होता है उसे कहा जाता है परचेज मेथड। अब देखिए क्या क्या कंडीशन गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की। पहली कंडीशन है ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आर टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके सभी एसेट्स को और सभी लाइबिलिटीज को ट्रांसफरी कंपनी लेकर जाएगी, कोई भी एसेट नहीं छूटना चाहिए, कोई भी लाइबिलिटी नहीं छूटनी चाहिए, तो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सेकंड है शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एग्रीज टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एक्सेप्ट शेयर हेल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी सेल्फ नॉमिनी और सब्सिडरी। जितने भी शेयर होल्डर ट्रांसफरर कंपनी के थे, मतलब जो कंपनी बिक रही है उसके जो शेयर होल्डर हैं उनकी जो फेस वैल्यू है उसका 90% के जो शेयर होल्डर हैं, फेस वैल्यू का 90% के जितने शेयर होल्डर हैं वो सभी तैयार होने चाहिए कि वो शेयर होल्डर बनना चाहते हैं ट्रांसफरी कंपनी के, मतलब जो कंपनी खरीद रही है उसके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, वरना ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी। थर्ड है एंटायर परचेज कंसीडरेशन इज डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरी कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बाय इशू इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी ओनली एक्सेप्ट फॉर फ्रैक्शनल पार्ट और कैन पेड इनटू कैश। थर्ड कंडीशन है कि जो भी परचेज कंसीडरेशन बनती है वो जो ट्रांसफरी कंपनी है, मतलब जो कंपनी खरीद रही है, वो ट्रांसफरर कंपनी को कैसे पे करेगी, ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को पे करेगी इक्विटी शेयर इशू करके। सिर्फ अगर इक्विटी शेयर के अलावा कोई और चीज में इशू करती है तो वो फिर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, सिर्फ इक्विटी शेयर दिए जाने चाहिए, वो भी किसे, सिर्फ शेयर होल्डर को ट्रांसफरर कंपनी के, तो वो आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब अगर कोई शेयर का फ्रैक्शनल पार्ट बाकी है तो वो आप कैश में पे कर सकते हैं। फोर्थ है ट्रांसफरी कंपनी इंटेंड टू कंटिन्यू सेम लाइन ऑफ बिजनेस विद ट्रांसफरर कंपनी वाज डूइंग बिफोर अमालगमेशन। फोर्थ कंडीशन है जो बिजनेस पहले
ट्रांसफरर कंपनी कर रही थी, मतलब जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है वो कर रही थी, वही बिजनेस उसका कंटिन्यू किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट कंडीशन है नो चेंज इज मेड इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बाय ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी। जो ट्रांसफरी कंपनी है, मतलब जो कंपनी खरीद रही है और जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है, उन दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए। जो ट्रांसफरर कंपनी है, मतलब जो कंपनी बिक रही है, वो जो पहले अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती थी वही फॉलो की जानी चाहिए, उनमें कोई भी चेंज नहीं करेगी ट्रांसफरी कंपनी। सिर्फ अगर कोई यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है तो चेंज किया जा सकता है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। ये आपकी 5 कंडीशन है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपका थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब इस और परचेज मेथड में क्या डिफरेंस होता है? तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज किया जाता है मर्जर के टाइम पर, वहीं परचेज मेथड यूज किया जाता है परचेज के टाइम पर। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में ऑल एसेट्स टेकन ओवर किए जाते हैं, जबकि परचेज मेथड में कुछ एसेट्स को भी टेक ओवर किया जा सकता है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में बुक वैल्यू पर लिए जाते हैं, वहीं परचेज मेथड में एग्रीड वैल्यू पर एसेट्स को लिया जाता है। पूलिंग मेथड में ऑल रिसोर्स का टेक ओवर किया जाता है, वहीं रिसोर्स नहीं रिजर्व, जितने भी रिजर्व होते हैं सारे ट्रांसफर होते हैं। वहीं परचेज मेथड में सिर्फ स्टैच्यूटरी रिजर्व, मतलब जो लीगल रिजर्व बनाए गए हैं किसी लॉ को मेंटेन करने के लिए, वो रिजर्व ट्रांसफर होते हैं और उसके अलावा कोई और रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता। अब उन स्टैट्यूटरी रिजर्व को भी ट्रांसफर करने की एंट्री होती है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। फिर रहेगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में परचेज कंसीडरेशन अगर नेट एसेट्स टेकन ओवर से ज्यादा है तो उसे हम रिजर्व अकाउंट में डेबिट करेंगे, वहीं अगर परचेज कंसीडरेशन कम है, नेट एसेट्स टेकन ओवर ज्यादा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे रिजर्व अकाउंट में। वहीं परचेज मेथड में अगर परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट्स टेकन ओवर कम है तो वो डेबिट होगी गुडविल में, और अगर परचेज कंसीडरेशन कम है और नेट एसेट्स टेकन ओवर ज्यादा है तो वो क्रेडिट होगी कैपिटल रिजर्व में। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर दिए जाते हैं तो वो डेबिट होंगे रिजर्व में, वहीं अगर परचेज मेथड में दिए जाते हैं तो वो गुडविल और जो कैपिटल रिजर्व है उसके अगेंस्ट एडजस्ट किए जाएंगे। ये हो गया आपका इतना कंटेंट। अब स्टार्ट होता है आपका अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इनको परफॉर्म करने की जो अमालगमेशन होता है। पहले ट्रांसफरी कंपनी की बुक में, मतलब जो कंपनी खरीद रही है उसकी बुक में क्या होती है अकाउंटिंग एंट्री, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ये आपकी होती है बिजनेस परचेज करने की पहली एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करनी होती है आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो इसके लिए करते हैं आप जितने भी एसेट्स होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं, उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटी होती है उन्हें क्रेडिट करते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं। उसके बाद जो आपने बिजनेस परचेज कैलकुलेट करा होगा फर्स्ट एंट्री में वो यहाँ पर क्रेडिट होता है। अब इनमें अगर कोई भी डिफरेंस बचता है, डेबिट साइड में डिफरेंस बचता है तो वो रिजर्व अकाउंट में जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड में बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री होती है डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन को डिस्चार्ज करने की, तो इसकी क्या होती है एंट्री देखिए, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, मतलब जो लिक्विडेटर है जब आप उसे पेमेंट करेंगे जितने की भी परचेज कंसीडरेशन डील हुई थी तो उसको एंट्री करने की मतलब रिकॉर्ड करने की ये एंट्री आप पास करेंगे। फिर रहेगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय ट्रांसफरी कंपनी, अगर जो ट्रांसफरी कंपनी है मतलब जो खरीद रही है वो लिक्विडेशन के एक्सपेंस बोर्न कर रही है तो वो अपनी बुक में एंट्री देगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये था आपका मर्जर के केस का कंसेप्ट कि मर्जर का केस होगा तो क्या एंट्री होंगी। वहीं अगर आप परचेज अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है तो क्या एंट्रीज होंगी, देखिए सारी एंट्री सेम रहेंगी, सिर्फ ये 2 एंट्री में चेंज आएगा। एक चेंज आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में, इसमें भी क्या चेंज आएगा, एसेट्स वहीं डेबिट होंगे, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, बिजनेस परचेज क्रेडिट होगा। बस जो डिफरेंस था वो हम ऊपर वाले में रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, इसमें अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो गुडविल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। उसके अलावा स्टैट्यूटरी रिजर्व की जो एंट्री होती है उसमें डिफरेंस आएगा, अमालगमेशन अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व की अकाउंट क्रेडिट, ये वाली एंट्री जो मैंने आपको ऊपर बताई थी वही सेम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें सिर्फ अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपकी काफी ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका सारा कंसेप्ट इसमें कवर हो गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। थैंक यू।